हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ ही ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो किंडरगार्टन से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। हम 1 या 2 चैप्टर फ्री प्रोवाइड करने का दावा या वादा नहीं करते हैं। कंप्लीट सिलेबस, जी हाँ, संपूर्ण पाठ्यक्रम प्रोवाइड किया जाता है आप सभी होनहार स्टूडेंट्स को 100% फ्री, जिसमें आपको मैं बता दूं कि क्लास या स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री। सब बने रहिए हमारे साथ, सभी विषय के वीडियोस देखिए। अब चलते हैं हम अपने इस वीडियो की तरफ। तो हमने अपनी पाठ्य पुस्तक गोधूली का पाठ 10 शुरू कर दिया है। और निबंध किसे कहते हैं, निबंध में क्या लिखते हैं, क्या आवश्यक बिंदु रहते हैं, जगदीश नारायण चौबे जी ने अपने इस पाठ के माध्यम से बहुत अच्छे से हमें समझा दिया है कि विद्यार्थियों में जो कमी रह जाती है या उनमें क्या भावना रहती है कि जितने अधिक हम पेज या पृष्ठ लिखेंगे उतने अधिक नंबर मिलेंगे। लेकिन अब पता चल गया ना कि ऐसा नहीं है। जितने अच्छे से हम सही शब्दों की कसावट के साथ निबंध को प्रवाह महता के साथ पूरा करेंगे तभी हमें अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए, इस वीडियो में आपको देखना है बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस। ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा पहले प्रश्न से लेकर अंतिम प्रश्न तक, ताकि हर एक प्रश्न का आप अर्थ समझ सको। जो भी प्रश्न होता है, यदि हमें उसका अर्थ समझ में आ जाता है तो उत्तर भी यहाँ पर निर्मित हो ही जाता है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, निबंध लेखन का क्या उद्देश्य है? निबंध लेखन, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, लघु कथा लेखन, बहुत सारा होता है ना राइटिंग स्किल। लेकिन अब उसी में है निबंध। तो निबंध लेखन का उद्देश्य क्या है भाई? हम तो लिखते आ रहे हैं, लेकिन इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका क्या उद्देश्य है, ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अक्सर मनुष्य या हम सब भूल जाते हैं कि हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य का क्या उद्देश्य है? मानवता को अपने हृदय में बसाए रखना। निबंध के बारे में देखते हैं। निबंध लेखन का मूल्य उद्देश्य छात्रों की रचनात्मक प्रतिभा को विकसित करना है। छात्रों की रचनात्मक प्रतिभा, क्रिएटिविटी, ठीक है, उस टैलेंट को बाहर, क्योंकि हिडन छुपा रहता है, ये अंदर नहीं पता है कि आप में कितनी सारी प्रतिभाएं हैं। तो निबंध लेखन का मूल उद्देश्य छात्रों की रचनात्मक प्रतिभा को विकसित करना है। निबंध लेखन का सही ज्ञान नहीं होने के कारण छात्र परीक्षा के दिनों में संभावित प्रश्नों के लिए शिक्षक, ज्योतिषियों की तलाश में भटकते रहते हैं। अब क्या मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो जाएं, कोई ऐसी जड़ी बूटी दीजिए, या कुछ ऐसा मैं कर सकूं जिससे मैं परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं। कौन मुझे बताएगा कि परीक्षा में अंक कैसे, ऐसा वैसा ऐसा, ये नहीं करना है। अपने आप पर भरोसा रखिए। सबसे अधिक क्षमताएं आप में हैं। अपने आप की शक्तियों को पहचानना है, अपने आप की प्रतिभाओं को पहचानना है। तो यहाँ पर शिक्षक ज्योतिषियों की तलाश में भटकते रहते हैं। ऐसा आत्मविश्वास की कमी के कारण तथा निबंध संबंधी प्रचारित धारणाओं की वजह से होता है कि ऐसा वैसा, जो मिथ्स नहीं रहते हैं कि गलत तरह की जो सूचनाएं हैं, और हम किसी भी बात को कम मान जाते हैं जब हमें उस बात के बारे में जानकारी नहीं रहती। और जब हम उस बात के बारे में सही या संपूर्ण जानकारी रखते हैं, फिर तो हमें कोई कुछ कह के देख ले, नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मूल उद्देश्य रचनात्मक प्रतिभा का विकास करना है। साथ ही साथ हमें अपने आप पर आत्मविश्वास रखना है। और आत्मविश्वास कैसे आता है? अभ्यास से। तो अभ्यास करते रहना है। आइए, अगला प्रश्न है, निबंध लेखन के समय किस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है? जब भी हम निबंध लेखन करते हैं तो कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? निबंध लेखन के समय उसे पढ़ने वाले का ध्यान रखा जाए तो बहुत सारी गड़बड़ियां दूर हो सकती हैं, है ना। कि देखिए, जो भी अभी मैं यही कह रही थी कि ना, जितने अच्छे से हम प्रश्न को पढ़ेंगे उत्तर बहुत अच्छे से हम लिख पाएंगे। और जल्दबाजी में यदि हमने प्रश्न पढ़ लिया तो सब गड़बड़ घोटाला हो जाता है।
निबंध लेखन के समय उसे पढ़ने वाले का ध्यान रखा जाए तो बहुत सारी गड़बड़ियां दूर हो जाती हैं। अर्थात जो भी विषय वस्तु दी है, जो भी टॉपिक आपके सामने आया है, उसको ध्यान से देखो कि किस विषय से है। फिर थोड़ा सा आंख बंद करके सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंख बंद करके ध्यान दो कि हाँ, ये वस्तु, इसका उपयोग, इसका प्रयोग क्या है, किस तरह से। ठीक है। निबंध लेखन को यह स्पष्ट जानकारी, निबंध लेखक को यह स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी निबंध का विषय बन सकती हैं। संसार की कोई भी वस्तु, प्रकृति का कोई भी प्राणी निबंध का विषय वस्तु बन सकता है, अर्थात टॉपिक बन सकता है। भ्रांत और निर्मूल धारणाओं को भी दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि अब तक हिंदी निबंध पर छात्र लेखकों द्वारा इतना अत्याचार किया गया है जितना और किसी लेखन पर नहीं। क्या है, पेज भरते जाओ, पेज भरते जाओ, ऐसा लिख दो, वैसा लिख दो और सब गड़बड़ हो जाता। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है। परिणाम स्वरूप परीक्षक, पाठक ऐसे निबंधों को ना तो अद्योपांत पढ़ पाते हैं और ना छात्र लेखकों को अच्छे अंक ही मिल पाते हैं। अब इतना सारा लिख दिया जिसमें कोई कुछ भी उद्देश्य नहीं है, बस पेज भरे जा रहे हैं। तो ये जो परीक्षक होते हैं या शिक्षक होते हैं नहीं ध्यान देते हैं कि क्या लिखा क्या है, नहीं अच्छे अंक प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें बहुत अच्छे से निबंध लिखना चाहिए। अगला प्रश्न है, हिंदी निबंध नीरस और बोझिल तथा उबाऊ क्यों हो जाता है? निबंध सुनते ही बोरिंग सा, नीरस जिसमें कोई रस नहीं है, जिसमें कोई आनंद नहीं है, या बोझिल सा, कहां से क्या यार, ये भी क्या आ गया, ऐसी क्यों धारणा है निबंध के प्रति? जबकि निबंध तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बस उसको तरीका तो हो कि लिखना क्या है, कैसे लिखना है, क्या है निबंध। ठीक है। निबंध विचारों की सुनियोजित अभिव्यक्ति है, विचारों की सुनियोजित, नियम से बंधा हुआ, एक दूसरे में जुड़ा हुआ। ठीक है। इसलिए उसमें कसाब होगा, ढीलापन नहीं। एक कड़ी से दूसरी कड़ी कनेक्टेड होगी, कहीं भी एक कड़ी से दूसरी कड़ी यदि टूटी तो बस गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। यही सब हमें देखना होता है। आकस्मिक लेखन, आकस्मिक लेख निरंतर प्रवाह निबंध के लिए अनिवार्य है। आकस्मिक मतलब होता है, अब देखिए कोई भी टॉपिक आ गया, हो सकता है आपने उस टॉपिक को कभी पढ़ा ही नहीं हो, निबंध के बारे में या निबंध संबंधी उस विषय वस्तु के बारे में कभी आपने नहीं पढ़ा हो या कभी नहीं लिखा हो, और अचानक से कोई विषय वस्तु आपके सामने आ गई, तब भी सोच समझ के अपने शब्दों को यहाँ पर विकसित करना है, उन्हीं शब्दों का जामा पहना के निबंध को तैयार कर देना है। तो आकस्मिक लेकिन निरंतर प्रवाह, भले ही अचानक से आ गया है कोई सामने, फिर भी उसमें प्रवाहमयता, फ्लुएंसी बनी रहना चाहिए, जो कि निबंध के लिए अनिवार्य है। लेकिन निबंधों को खींचकर उन पर अत्याचार किया जाता है कि लिखते जाओ, लिखते जाओ। किसने कहा लिखते जाओ? अच्छा लिखो, अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। ठीक है। ज्यादा नहीं है आवश्यकता, इतना हो लेकिन बेस्ट हो। साथ ही साथ विषय प्रतिपादन के साथ, विचारों के पल्लवन के साथ, भाषा और शैली के साथ सही न्याय नहीं करने के कारण हिंदी निबंध नीरस, बोझिल और उबाऊ हो जाता है। कब हो जाता है? यदि हमने विषय के प्रतिपादन के साथ, मतलब जो विषय वस्तु दी है या जो भी टॉपिक है उसके साथ हमने न्याय नहीं किया, तो विचारों में नयापन नहीं लेकर आए, विचारों को इनोवेटिव तरीके से, रचनात्मक तरीके से हमने प्रस्तुत नहीं किया, भाषा और शैली के साथ सही न्याय नहीं किया कि कुछ भी बोलचाल की भाषा में निबंध लिख डाला, तब कहां से आपको निबंध सही लगेगा? जब आप भी अपने ही निबंध को पढ़ोगे ना तो कहोगे ओहो ये मैंने क्या लिख दिया। तो ये है, तो थोड़ा सा सोचना है, समझना है। और भाषा और शैली का विकास कब होगा? अत्यधिक अध्ययन से, मतलब रीडिंग कीजिए, बहुत अधिक पढ़िए, बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको पता है अभ्यास से ही व्यक्ति कुशल बनता है, और ये कुशलता आपको विद्यार्थी जीवन में बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। तभी जाकर आप आगे जो भी जिस भी फील्ड में आप जाओगे बहुत अच्छा कर पाओगे। अगला प्रश्न है, हिंदी निबंध की दुर्दशा का क्या कारण है?
हिंदी निबंधों की दुर्दशा मतलब बुरी दशा क्यों हो गई है, उसके पीछे क्या कारण है? हिंदी निबंध की दुर्दशा का कारण है छात्र उसे समझकर मनमानी खींचतान करते रहते हैं, जिससे एक पृष्ठ वाला निबंध कम से कम 2-3 प्रश्नों तक खिंच जाता है। मनमानी कि निबंध है, यहां देखा निबंध, अच्छा निबंध मतलब बड़ा लिखना पड़ेगा, जितना बड़ा लिखेंगे उतने नंबर लिखेंगे मिलेंगे, ये नहीं है। बहुत ध्यानपूर्वक, मैंने कहा ना कि जो संकेत बिंदु रहते हैं, पहला हमारा प्रस्तावना हुआ, फिर हमारा अर्थ हुआ, फिर उसके लाभ या हानि हुए, अंत में उपसंहार हुआ, निबंध पूरा हुआ। अधिक खींचने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों हम खींचे चले जाते हैं? क्या जरूरत है खींचने की? बिल्कुल नहीं है जरूरत। सिस्टमैटिक वे में जाएगा तो सही हो जाएगा। तो हिंदी निबंध की दुर्दशा का कारण छात्र उसे समझकर मनमानी खींचीतान करते रहते हैं, जिससे एक पेज में लिखने वाला निबंध भी 2-3 पेजों तक खिंच जाता है। उसमें सभी उटपटांग उल जलूल बातें रख देने के कारण हिंदी निबंध की दुर्दशा हो जाती है। अगला प्रश्न है, अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है? अब आप ध्यान से सुनिए कि ये सब तो करते रहते हैं विद्यार्थी, छात्र, ठीक है, हम भी थे, आप भी हैं, और भी होंगे, और भी हो चुके हैं। तो अब अच्छे निबंध के लिखने के लिए कौन कौन सी बातें हैं जो अनिवार्य रूप से हमें पता होनी चाहिए? अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। कल्पना, और कल्पना कब अच्छी होगी? जब हमने कुछ तो अच्छा पढ़ा होगा, बहुत सारे अच्छे शब्दों का शब्द भंडार यहाँ होगा। अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज को सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए कल्पना से काम लेना आवश्यक हो जाता है। कल्पना शक्ति, कल्पना अज्ञात लोक का प्रवेश द्वार है। जो नहीं पता, अज्ञात लोक मतलब कुछ भी नहीं पता कि क्या है, वहां कल्पना आपको जादूगर बना देती है और बहुत अच्छे से आपका वहां कल्पना अज्ञात लोक का प्रवेश द्वार है। इसका सहारा लेकर एक ही विषय पर हजारों प्रकार के निबंध लिखे जा सकते हैं। इनमें नवीनता की आवश्यकता होती है। नयापन, नवीनता मीन्स नयापन, ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध किस कोटि के आते हैं? अभी हमने पढ़ा था कि प्रीवियस वीडियो देखा होगा ना आपने कि आचार्य शुक्ल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं, उनको पढ़ेंगे तो हमें निबंध लिखने की बहुत अच्छी कुशलता प्राप्त होगी। सो मैं तो आपसे यही कहूंगी, आप बिल्कुल पढ़िएगा उनके। और जब भी हम व्याकरण या रचनात्मक लेखन से संबंधित वीडियोस रिलीज होंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को भी शामिल किया जाएगा। आचार्य शुक्ल के निबंध विचारात्मक निबंधों की कोटि में आते हैं। किसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं ये, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध विचारात्मक निबंधों की कोटि में आते हैं। कोटि अर्थात होता है श्रेणी, कैटेगरी, ठीक है। कौन सी कोटि में आते हैं? विचारात्मक, जिनमें विचारों की सुनियोजित अभिव्यक्ति होती है, जिसमें कसाव होता है। इसके लिए निरंतर प्रवाह की आवश्यकता होती है, जो शुक्ल जी के निबंधों में है। अब तो ये हो गए आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारात्मक निबंध। अब चलते हैं हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों की तरफ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध ललित निबंधों की कोटि में आते हैं। शास्त्रीय संगीत के गाढ़ेपन को जिस प्रकार थोड़ा घोलकर सुगम संगीत बना दिया जाता है, उसी तरह निबंध को लोकप्रिय बनाने के लिए उसकी प्राचीन शास्त्रीयता को मढ़ दिया जाता है। थोड़े से उसमें अच्छी बातों को, प्राचीन जो भी पौराणिक कथाएं हैं या कुछ भी जो भी प्राचीन बातें हैं जो बहुत अच्छी चली आ रही हैं, उनको जोड़कर जब निबंध में शामिल किया जाता है तो ये बहुत अच्छे निबंध बन जाते हैं। इतना याद रखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध आते हैं विचारात्मक श्रेणी में, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध आते हैं ललित निबंधों में, ठीक है। इनके निबंधों में मनोविनोद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों में मनोविनोद, विनोद मतलब मनोरंजन जैसा, तो मनोरंजन मतलब बहुत हंसी मजाक तत्व अधिक होते हैं, हास्य तत्व अधिक होते हैं। वे जिस किसी विषय को उठाते हैं उसके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सभी को गहराई तक छानबीन कर उसे पुनः उसी बिंदु पर लाते हैं, ठीक है।
तो इसमें हास्य, विनोद सबको समाविष्ट करके वे बहुत ही अच्छे से निबंध को गहराई तक फिर उसी बिंदु पर ले आते हैं जहां से शुरू हुए थे। जैसे ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट था, ले गए घुमा फिरा के और फिर से यहीं पर आ गया। यही तो है एक अच्छे निबंध की कुशलता, एक अच्छे लेखक की कुशलता। अगला प्रश्न है, निबंध को सुरुचिपूर्ण बनाने की दिशा में भाषा के महत्व पर प्रकाश डालें या निबंध लेखन में भाषा प्रयोग की आवश्यकता का विवेचन कीजिए कि निबंध लेखन में किस तरह की भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए और निबंध लेखन में किस तरह की शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो जो वाक्य होगा वो बहुत अच्छा होगा, जिससे निबंध भी रोचक भी बनेगा और कसावट भी बनी रहेगी, साथ ही साथ उसमें प्रवाहमयता भी बनी रहेगी। निबंध लेखन में छात्र को सही भाषा प्रयोग संबंधी उदाहरण अपने लेखन के द्वारा ही देने चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक अवस्था तक छात्रों की धारणा रहती है कि हिंदी जितनी ही अलंकृत और अस्वाभाविक होगी अंक उतने ही अधिक मिलेंगे। नहीं, ऐसा भी पूरी तरह से नहीं है। भाषा सहज हो, लिखने के समय भी वह उतनी ही सहज रहे जितनी सोचने के समय है। ऐसा नहीं हो कि बड़े बड़े क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करेंगे तो निबंध अच्छे अंक प्राप्त होंगे। बीच बीच में मोहवश ऐसे शब्द ना खोसे जिन्हें निर्ममता पूर्वक दूसरा आदमी उखाड़ या नोच दे। कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें कि ये क्या लिख दिया इसने, हटाओ इसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाक्य छोटे हों, अत्यधिक लंबे वाक्य ना हों। बड़े बड़े वाक्य तभी लिखें जब भाषा की गति को संभालने और नियंत्रित करने के गुण आ जाएं। बड़े वाक्यों का प्रयोग तभी किया जाए जब हमें पता हो कि हाँ, कहते हैं ना कि पहले कंस्ट्रक्ट करो, पहले किसी भी वाक्य का निर्माण विचारों में आ जाए, उसके बाद लेखन में शामिल कर दो तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। अगला प्रश्न है, निबंध लेखन की क्या प्रक्रिया बताई गई है, पाठ के आधार पर बताइए। तो निबंध लेखन के लिए कोई एक शिल्प विधान निर्धारित नहीं है। निबंध साहित्य का एक स्वतंत्र अंग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि आप निबंध सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लिखिए। कई तरीके हैं, स्वतंत्र हैं आप लिखने के लिए, लेकिन वो स्वतंत्रता स्वच्छंदता में परिवर्तित ना हो। अर्थात निबंध किस तरह से लिखना है वो सारे नियम हमें पता होना चाहिए। अतः इसे नियमों में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन सुगठित निबंध लिखने के लिए 3 बातों पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए: विषय निरूपण या भूमिका, व्याख्या तथा निष्कर्ष। ठीक है, जैसे भूमिका, फिर आई उसकी व्याख्या और ये है निष्कर्ष। निष्कर्ष को उपसंहार भी कहते हैं। व्याख्या उसका संपूर्ण अर्थ कि जो भी विषय वस्तु आई है उसका क्या अर्थ है। तो 3 जो बातें हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी कि निबंध लेखन में इन बातों का हमेशा ध्यान रखिए कि भूमिका, स्टार्टिंग, इंट्रोडक्शन क्या है, किस विषय में आप क्या लिखना चाहते हैं। हाँ, जैसे मातृभूमि या देशभक्ति से संबंधित कोई निबंध आया है, यदि आपको कोई कहावत, यदि आपको कोई दोहा याद है, बिल्कुल शुरुआत वहीं से कर दीजिए। जैसे मान लीजिए देशभक्ति पर आ गया, आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग में कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब आप शुरू कर दीजिए निबंध। ठीक है, तो 3 बातों का ध्यान, व्याख्या, व्याख्या के अंतर्गत संपूर्ण बातों को शामिल कीजिए। निष्कर्ष को उपसंहार भी कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको कंक्लूजन कहते हैं, उसमें आप सारा एंड लिख दीजिए कि अतः हम कह सकते हैं कि ये सब शामिल हो जाता है। विद्यार्थियों को भूमिका के रूप में विषय का संक्षिप्त परिचय देना चाहिए, इंट्रोडक्शन, और जिस दृष्टिकोण से निबंध लिखा जाए उसी दृष्टिकोण से भूमिका भी लिखी जानी चाहिए। विश्लेषण निबंध का सार अंश है। ठीक है, यह विद्यार्थी को विषय का विश्लेषण कर समुचित रूप से उस पर प्रकाश डालना चाहिए। निष्कर्ष में ऊपर कही गई बातों का सारांश 2-4 पंक्तियों में कि अतः हम कह सकते हैं, या अतः हमें ऐसा करना चाहिए, मतलब संपूर्ण निचोड़ होता है निष्कर्ष, सार। निष्कर्ष में ऊपर कही गई बातों का सारांश 2-3 पंक्तियों में बहुत ही सुंदर ढंग से देना चाहिए। निष्कर्ष वाक्य ऐसे हों कि निबंध के सौंदर्य और सरलता को बढ़ा दें, साथ ही स्थापित विचारों के पोषक भी हों कि जो है उनको और अधिक वो पोषकता प्रदान कर दें। ठीक है, अगला प्रश्न है, निबंध के कितने प्रकार होते हैं, भेदों के साथ उनकी परिभाषा भी दीजिए। तो निबंध के 3 मुख्य प्रकार होते हैं, मुख्य 3 प्रकार होते हैं: भावात्मक, विचारात्मक,
वर्णात्मक। तो भावात्मक निबंध में भाव की प्रधानता रहती है और विचारात्मक निबंध में विचार की। विचारात्मक निबंध का आधार चिंतन है। हृदय से हृदय की आत्मीयता स्थापित करना इस प्रकार के निबंधों का लक्ष्य है। वर्णात्मक निबंध में विषय वस्तु के वर्णन की शैली की प्रधानता रहती है। ठीक है, भावात्मक, विचारात्मक, वर्णात्मक। भावात्मक में भाव की प्रधानता, विचारात्मक में विचारों की प्रधानता और वर्णात्मक में पूरी तरह से विस्तृत जानकारी पर आधारित। अगला प्रश्न है, निबंध लेखन के अभ्यास से छात्र किन समस्याओं से निजात पा सकता है? यदि निबंध लेखन का अभ्यास किया और करना ही है, यदि नहीं, आपको निबंध लेखन का अभ्यास करना ही है। जब निबंध लेखन का अभ्यास आप करेंगे तो बहुत अच्छे से आप निबंध लेखन में कुशलता प्राप्त कर लेंगे। तो प्रश्न यही है कि निबंध लेखन के अभ्यास से छात्र किन समस्याओं से निजात पा सकता है? निजात मतलब किन समस्याओं से छुटकारा पा सकता है? निबंध लेखन के अभ्यास से छात्र को अज्ञानतावश और स्पर्धावश समस्याओं से निजात मिल सकता है। मतलब जो यूं ही अज्ञानतावश की, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, बड़ा लिखेंगे तो अंक ज्यादा मिल जाएंगे, ये सब नहीं है। अज्ञानतावश इसलिए कि वह यह मानते ही नहीं कि निबंध 10 पृष्ठों से भी कम का हो सकता है। और स्पर्धावश इसलिए कि अमुक ने कागज लिया तो मैं क्यों ना लूं। देखिए, मैंने अभी बात की थी ना कि जो भी परीक्षा के दौरान यदि आपके साइड में बैठा हुआ कोई परीक्षक नहीं, मतलब जो भी विद्यार्थी हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, यदि उन्होंने एक कॉपी फिल करके दूसरी कॉपी सप्लीमेंट्री, सर सप्लीमेंट्री, मैम एडिशनल, आप सोचोगे अरे यार इसने तो इतना भर दिया, मुझे भी लेना है। तो ये क्या है? अत्यधिक कॉपीज भरना या अत्यधिक प्रश्नों को भरना निबंध के साथ न्याय नहीं है। सो प्लीज इन बातों का ध्यान रखिए कि सबसे पहले तो अज्ञानता इसलिए कि वे यह नहीं मानते कि निबंध 10 पृष्ठों से भी कम का हो सकता है। अर्थात हाँ, निबंध 10 पृष्ठों से कम का भी सही हो सकता है और होता है। दूसरा, स्पर्धा मतलब कंपटीशन, इसलिए कि अमुक ने कागज लिया, मतलब अमुक मीन्स नहीं कहते किसी एक्स स्टूडेंट ने ये किया तो वो किया, लेट ऐसा नहीं मान लेते हम। तो अमुक मीन्स किसी भी विद्यार्थी ने कागज लिया मीन्स सप्लीमेंट्री ली, तो सामने वाला एक और सोचने लगता है, आगे पीछे वाला, कि मैं क्यों ना लूं, मुझे भी लेना चाहिए। अगर बातों को सुरुचिपूर्ण ढंग से कहने की कला आती हो तो निबंध अनेक पृष्ठों का भी हो सकता है और उसे पढ़ने में भी छात्रों को आनंद भी आएगा तथा छात्रों को बढ़िया अंक भी मिलेंगे। लेकिन पता चला कुछ भी घोल घाल कर कुछ भी लिख कर आ गए, नहीं। यदि लिखा है कि कहने की कला आती हो, सुरुचिपूर्ण इंटरेस्टिंग वे में यदि आप बहुत अच्छा लिख पाते हैं तो बिल्कुल लिखिए, फिर आपका 10 पृष्ठ का जो निबंध है उसको भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि छोटा ही लिखें, ऐसा नहीं है कि बड़ा ना लिखें, और ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़ा ही लिखें। बस सब कुछ डिपेंड करता है अपनी शब्दकोश पर। अगला प्रश्न, निबंध लेखन में कल्पना का क्या महत्व है? कल्पना शक्ति जो अज्ञानता के लोक में प्रवेश द्वार होती है। कल्पना शक्ति क्यों निबंध में अनिवार्य है, या कल्पना शक्ति की सहायता से निबंध को कैसे रोचकपूर्ण अंदाज में लिखा जा सकता है? अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। जीवन में अच्छा करने के लिए कल्पना की जरूरत पड़ती है। कल्पना केवल कलाकारों की चीज नहीं है, विज्ञान के मूल में भी कल्पना ही है। कल्पना अज्ञात लोक का प्रवेश द्वार है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल्पना कोई कलाकार ही करें या जो आर्टिस्ट होते हैं वही सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। हर एक स्टूडेंट, हर एक व्यक्ति कल्पना शक्ति जिसकी बहुत अच्छी होगी, वो जिस भी फील्ड में होगा अपने आप को अनगिनत तारों के बीच चंद्रमा बना ही लेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध किस कोटि में आते हैं और क्यों? बताओ जल्दी। आचार्य, अभी हम इससे संबंधित एक प्रश्न कर चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कौन सी कोटि में आते हैं? ललित निबंध या विचारात्मक निबंध? विचारात्मक निबंध। क्यों? देखिए, आचार्य शुक्ल के निबंध प्रबंध, महानिबंध, शोध प्रबंध, शोध निबंध की कोटि में आते हैं। अर्थात कौन से? विचारात्मक निबंध। ठीक है,
विचारात्मक निबंध अब महानिबंध, शोध, खोज, रिसर्च की कोटि में आते हैं। निबंध विचारों की सुनियोजित अभिव्यक्ति है, इसलिए उसमें कसाव होगा, ढीलापन नहीं। आकस्मिक लेखन, निरंतर प्रवाह निबंध के लिए आवश्यक है और इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध हैं वो विचारात्मक कोटि में आते हैं। ठीक, ललित निबंध की क्या विशेषता होती है और ललित निबंध किसके, मतलब ऐसे कौन है हिंदी साहित्यकार जिनके निबंध ललित निबंध की कोटि में आते हैं? हाँ, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। वैयक्तिक निबंध को ही आज ललित निबंध कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत के गाढ़ेपन को जिस प्रकार थोड़ा घोलकर सुगम संगीत बना दिया जाता है, उसी तरह निबंध को भी लोकप्रिय बनाने के लिए उसकी प्राचीन शास्त्रीयता को एक हद तक ढीला करके लालित्य तत्व से मढ़ दिया जाता है और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध ललित निबंध की कोटि में आते हैं। अगला प्रश्न है, निबंध को सुरुचिपूर्ण बनाने की दिशा में भाषा के महत्व पर प्रकाश डालिए कि जो निबंध है उसको सुरुचिपूर्ण कैसे बनाया जा सकता है। किसी भी निबंध, जैसे अक्सर क्या, ओहो हिंदी निबंध यार बोझिल सा कर देता है, नीरस है, बोरिंग टाइप का है। नहीं, यदि उसमें क्या हो जाए तो वो भी इंटरेस्टिंग बन सकता है, रोचक बन सकता है। इसको ध्यान से सुनिए और फिर उन बातों को ध्यान रखिएगा जब आप निबंध लेखन करेंगे। तो निबंध को आकर्षक, विश्वासोत्पादक तथा रोचक बनाने के लिए विषय से जुड़ना और जुड़कर अपने अनुभवों का तर्क संगत ढंग से उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक होता है। क्या है इसमें? किसी भी निबंध को आकर्षक, विश्वसनीय, रोचक, अट्रैक्टिव, एकदम की वाह क्या बात है, बिल्कुल सही सही बात लिखी, क्योंकि वैज्ञानिक ही है ना, वैज्ञानिक भाषा है हिंदी, क्योंकि हिंदी जो लिखी होती है उसी उसका उच्चारण भी वही है। ऐसा नहीं है कि लिखा कुछ और है उच्चारण कुछ और है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी अक्षर या शब्द लिखा है तो उसमें किसी अक्षर का कोई मूल रूप ही ना हो, सब गायब हो गया, कुछ साइलेंट नहीं रहता, जो लिखा है सबको पढ़ते हैं। ये वैज्ञानिक भाषा है। तो निबंध को आकर्षक, विश्वासपादक तथा रोचक बनाने के लिए विषय से जुड़ना और जुड़कर अपने अनुभवों का तर्क संगत ढंग से उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक होता है। आज निबंध आत्मनिष्ठ होते हैं। भाषा के दृष्टिकोण से निबंध की प्रायः दो शैलियां हैं। शैली मतलब तरीके, प्रसाद शैली और समास शैली। ध्यान रखिएगा, अति साधारण ढंग से सहज सुगम भाषा में बातें कहना प्रसाद शैली है। कौन सी? अति साधारण ढंग से सहज सुगम भाषा में बातें कहना प्रसाद शैली है। प्रसाद शैली में गंभीर से गंभीर भावों को साधारण शब्दों में अभिव्यक्त किया जाता है। साथ ही साथ किसी बात को कठिन शब्दों में कहना, साधारण भाषा का प्रयोग ना कर असामान्य भाषा का प्रयोग समास शैली का लक्ष्य है। तो निबंध को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए दिशा में भाषा के महत्व पर प्रकाश समझ में आया कि ये इन बातों का हमें ध्यान रखना है। आशा करती हूं आपने बहुत ध्यानपूर्वक इन बातों को सुना है, और सुना है तो याद रखिएगा। यदि एक बार में आप भूल जाएंगे तो पुनः वीडियो को देखिएगा, ताकि जब भी निबंध लेखन, क्योंकि निबंध लेखन तो चलने वाले हैं हमेशा के लिए, है ना। अभी तो आप 9th में ही हैं, आगे भी आपको पढ़ना है। तो निबंध लेखन में ऐसा नहीं है कि हम तो 11th के बाद दूसरा विषय ले लेंगे। अरे घर में छोटे भाई बहन आगे भी बहुत जो हमारे पास ज्ञान रहता है या कला रहती है, वो हमेशा हमारी हेल्प ही करती है, हमारे साथ साथ दूसरों की भी सहायता करती है। तो आशा करती हूँ बहुत ध्यान से आपने सुना है। इसी तरह से बने रहिए हमारे मैग्नेट ब्रेन्स पर, ताकि आप सभी 100% फ्री एजुकेशन का लाभ उठा सकें और अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है, और ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एब्सोल्युटली फ्री, जिसमें आप एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस सभी प्रकार की परीक्षाओं को शामिल किया गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।